नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम साय ने दिखाई हरी झंडी, 1000 श्रद्धालु सोमनाथ धाम रवाना। आस्था और संस्कृति की विशेष यात्रा हुई शुरू। जिला पंचायत सम्मान सभा में किसानों के मुद्दों पर हंगामा, खाद बीज संकट और फंड वितरण को लेकर तीखी बहस। पिता को देखने सिम्स जा रहे बेटे की तिफरा ओवरब्रिज पर मौत, अस्पताल में भर्ती पिता तक नहीं पहुंच सका भानु लहरे। बिलासपुर पुलिस का बड़ा अभियान, 85 संदिग्धों की जांच और 25 बदमाश जेल भेजे गए। चाकूबाजों पर कसा शिकंजा। तो याद ही हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को सीएम साय ने दिखाई हरी झंडी। रायपुर रेलवे स्टेशन से रविवार को सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत विशेष ट्रेन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के 1000 श्रद्धालु सोमनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय बताते हुए कहा है कि सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 1000 श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रदेश के ख्याति प्राप्त नागरिक भी शामिल हो रहे हैं, जिससे यह यात्रा और अधिक विशेष बन गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि भगवान सोमनाथ का पावन धाम सनातन संस्कृति, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना का महान केंद्र है। उन्होंने कहा है कि यह यात्रा श्रद्धालुओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। 22 जून से 26 जून तक आयोजित इस विशेष तीर्थ यात्रा में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। यह यात्रा छत्तीसगढ़ की आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को सोमनाथ धाम तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ से 1000 श्रद्धालु सोमनाथ जा रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में जिनको आज हम लोग ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विदा किए हैं और इसमें हमारे प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे मंत्री गुरु खुशवंत साहब जी, हमारे विधायकगण श्री धर्मलाल कौशिक जी, अनुज शर्मा जी, इंद्र कुमार साहू जी और हमारे निगम मंडल के अध्यक्षों की उपस्थिति में, अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं इसमें पद्मश्री भी हैं और कई ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ की विभिन्न शिवालयों की मिट्टी कलश भी ले जा रहे हैं और विभिन्न नदियों का जल कलश भी ले जा रहे हैं। वहाँ पर बाबा जी को अर्पण करेंगे, उनका पूजा अर्चन करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने के बाद चुनावी वादों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने भाजपा के एक प्रमुख चुनावी वादे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह वीडियो संदेश जारी कर अरपा नदी के उस पार स्थित 24 वार्डों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। शैलेश पांडे ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने सरकंडा क्षेत्र सहित अरपा पार के 24 वार्डों को मिलाकर नया नगर निगम बनाने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 2.5 साल बाद भी इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने इस मामले में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल से जवाब मांगा है। पूर्व विधायक का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में तेज से आबादी बढ़ रही है और बसाहट बढ़ी है, लेकिन सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों की रफ्तार अपेक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम द्वारा क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहे हैं। शैलेश पांडे ने भाजपा पर चुनावी घोषणाओं को भूलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता अब अपने वादों का हिसाब मांग रही है और सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं बिलासपुर के उन नागरिकों से बात करना चाहता हूं जो अरपा के उस पार हैं, जो अरपा के उस पार रहते हैं, यानी नगर निगम के वो 24 वार्ड जो अरपा नदी के उस पार हैं नगर निगम के अंदर। आपको याद होगा कि बिलासपुर में विधानसभा चुनाव के समय
यहाँ के वर्तमान विधायक अमर अग्रवाल जी ने जो घोषणा पत्र दिया था, उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि अगर आप उनको वोट देंगे तो अरपा पार में वो नया नगर निगम बनाएंगे। वो अरपा पार में नगर निगम बनाएंगे उन्होंने कहा था, और ये उनके घोषणा पत्र में था, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, अमर अग्रवाल जी के घोषणा पत्र में, कि अरपा पार में नगर निगम बनाया जाएगा। आज 2.5 साल हो गए हैं, आज तक नए नगर निगम का किसी प्रकार का कोई बातचीत भी नहीं किया जा रहा है। ये धोखा है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने मेडिकल इंटर्न्स, स्नातकोत्तर रेजिडेंस, बॉन्डेड जूनियर रेजिडेंस, चिकित्सा अधिकारियों, संविदा चिकित्सकों, सीनियर रेजिडेंस तथा सुपर स्पेशलिटी रेजिडेंस से जुड़ी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और सुशांत शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवा चिकित्सकों के मानदेय, छात्रवृत्ति और सेवा शर्तों में सुधार की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। जेडीए के प्रवेश महासचिव डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद जायसवाल ने कहा है कि युवा चिकित्सकों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप छात्रवृत्ति, उचित मानदेय और बेहतर सेवा शर्तें मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इंटर्न्स, पीजी, रेजिडेंस, बॉन्डेज और संविदा चिकित्सक लंबे समय से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जेडीए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चिकित्सकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। जेडीए सिम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र साहू ने कहा है कि चिकित्सक वर्ग लंबे समय से व्यवहारिक कठिनाइयों और असमानताओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार इन नियोजित मांगों पर सकारात्मक और शीघ्र निर्णय लेकर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी। केंद्रीय मंत्री जी को हम जो है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से हैं, और केंद्रीय मंत्री जी को हम अवगत कराना चाह रहे थे कि हमारी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टरों की स्थिति है, डॉक्टरों के सैलरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, साथ ही साथ जो डॉक्टर में बनने के लिए जो बहुत सारे बॉन्ड पद्धति और फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम उससे अवगत कराया। मेन हमारा मिलने का मकसद ये था कि अभी एक नियम पारित हुआ है जिसमें से छत्तीसगढ़ में बाहर के डॉक्टर लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे प्रैक्टिस करने का, डॉक्टर के साथ साथ नर्सिंग और अन्य जो भी मेडिकल स्टाफ हैं उसको भी बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे अनुमति प्रदान की है सरकार। तो उस नियम के विरुद्ध में और साथ साथ डॉक्टर के वर्तमान परिस्थिति को अवगत कराने के लिए हम मंत्री जी महोदय से मिले। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने जिले में कार्यरत वाहन चालकों के हितों की सुरक्षा और श्रम कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। महासंघ का कहना है कि प्रदेश भर में बड़ी संख्या में ड्राइवर विभिन्न उद्योगों, फैक्ट्रियों, राइस मिलों, खदानों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों में कार्यरत है, लेकिन उन्हें कई बुनियादी सुविधाओं और कानूनी अधिकारियों से वंचित रखा जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि कई संस्थानों में वाहन चालकों का वेतन महीनों तक रोक लिया जाता है, बिना पूर्व सूचना के नौकरी से निकाल दिया जाता है और नियुक्ति पत्र या प्राधिकरण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसके अलावा उपस्थित रजिस्टर, सेवा रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का भी समुचित संधारण नहीं किया जाता है, जिससे विवाद की स्थिति में चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। महासंघ ने यहाँ भी कहा है कि कई वाहन चालकों को ESIC, PF और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। दुर्घटना की स्थिति में भी वाहन मालिकों और संस्थानों द्वारा जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया जाता है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने प्रशासन से मांग की है कि जिले में संचालित ट्रांसपोर्ट कंपनियों, फैक्ट्रियों, राइस मिलों और अन्य संस्थानों का विशेष निरीक्षण कराया जाए। साथ ही नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया जाए। श्रम कानूनों के पालन की नियमित निगरानी हो। चालकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ा जाए तथा उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाए। हम आज 3 मांगों को लेकर हमारे कलेक्टर महोदय के पास आए हुए थे, जो हमारी प्रमुख मांगे हैं। पहले 2025 में हम लोग क्या बोलते हैं वेलफेयर बोर्ड के लिए हम लोग मांग किए थे प्रशासन से। हमको आश्वासन दिया गया था कि 3 महीने के भीतर हो जाएगा करके। आज 6 महीना बीत गया है, लेकिन किसी प्रकार से शासन प्रशासन से हमको आश्वासन फिर से नहीं मिला है। उसको याद दिलाने के लिए फिर से हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हुए थे। ये पहला वो हो गया। दूसरा, हमारे जो चालक भाई हमारे संगठन छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से जुड़े हुए, जिनकी घटना जिदम में गरियाबंद के आसपास हुई थी BMW गाड़ी के साथ में, तो BMW गाड़ी मालिक उनको इतना प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से मारपीट किए हैं, जैसे तैसे वहां से छूटकर फिर वो इंस्टाग्राम के माध्यम से वीडियो बनाकर उन्होंने अपना सुसाइड कर लिए उन लोग। और उनके घर में कोई नहीं है ऐसा जो उसके घर को चला सके। तो हमको प्रशासनिक रूप से मुआवजा उनसे मिलना चाहिए, उनके मालिक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे। हमारे
सारथी भाई है जो तामराज साहू जी हैं, जिनका निधन हो चुका है एक्सीडेंट, और वो उनका ये था कि एक मर्सिडीज गाड़ी थी, क्या गिदम में था ना, गिदम में एक्सीडेंट हुआ था मर्सिडीज गाड़ी के साथ। तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया मालिक के थ्रू, और उसके बाद फिर वो हताश होकर आत्महत्या कर लिया। उसके बाद उसी मांगों को लेके हम यहाँ विज्ञापन सौंपने आए हैं, जिनको उनके परिजन को 50 लाख तौर पे मुआवजा देने के लिए, और उनके कोई भी एक भाई एक परिवार में सदस्य को सरकारी नौकरी या सुविधा में है ना देने के लिए। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक सोमवार को हंगामेदार माहौल में संपन्न हुई है। बैठक में किसानों को खाद बीज की उपलब्धता, डीजल संकट, बिजली व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। मसूरी विधायक प्रतिनिधि संतोष दुबे ने किसानों की समस्याएं उठाते हुए कहा है कि उनके क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही डीजल की कमी के कारण खेती किसानी प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला पंचायत सदस्य रजनी पिंटू मरकाम ने विकास कार्यों के लिए फंड वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को 30 से 35 लाख रुपए तक की राशि आवंटित की जा रही है, जबकि विपक्षी सदस्यों का केवल 20 लाख रुपए का फंड दिया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने आरोपों को जवाब देते हुए कहा है कि किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने तथा डीजल और बिजली संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित समस्याओं के विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा के बाद आवश्यक निर्णय लिया गया है। जो बरसात का मौसम है, कृषि खाद बीज जिला सहकारी, जो मौसमी बीमारी जो रेबीज का कुत्ता काटने में, सर्प में, बिच्छू में सही मात्रा में जो रेड क्रॉस के द्वारा चाहे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जहाँ जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या कि सामुदायिक केंद्र है वहाँ उचित मात्रा में दवाई की मात्रा रखें। और खाद बीज की मात्रा में जो अब वैज्ञानिक व्यवस्था में DAP नहीं मिल रहा है, उसकी जगह में सुपर फास्ट यूरिया जितना भी किसान है, लघु किसान जो छोटे किसान हैं 1 हेक्टेयर वाले पहले दिया जाए। उन लोग क्या छोटे किसान को मिल जाएगा, बड़े किसान तो 3 पार्ट 2 पार्ट में ले लेंगे। जैसे DAP का प्रॉब्लम है तो सुपर फास्ट जिंक का प्रयोग करें। और सबसे पहले है आवास 2.0 का जो सर्वे हुआ था 24 तारीख से ग्राम सभा है, तो भागीदारी आम जनमानस के होना चाहिए। क्या है, गांव में एक बार त्योहार मनाए, आम जनमानस जनता जाए क्या काम करना है। ग्राम पंचायत से जी राम जी योजना प्रस्ताव आना है, उसमें फॉलो होगा नाली बिजली जैसे ग्रोथ है, शिक्षा के स्तर में क्या काम करना है, स्कूल क्षेत्र में क्या काम करना है, महिला सशक्तिकरण में क्या काम करना है, बिजली में क्या काम करना है। तो जनपद जिला और ग्राम पंचायत विधायक सब मिलकर एक गांव में एक काम जो पूर्ण रूप से चाहे स्वास्थ्य के बारे में चाहे महिला बाल विकास के बारे में एक काम पूरा हो तो उसका गोट जो गांव का लेवल दिखेगा। जिला पंचायत के करीब 2 महीने बाद ये बैठक हो रही है और उसमें विभिन्न एजेंडा हैं विभिन्न विभागों के, उस पर प्रारंभिक चर्चा हुई है। तो सबसे पहले तो जो चर्चा थी वो कृषि विभाग के संबंध में चर्चा थी। तो सभी सदस्यों ने खाद बीज की संकट के बारे में उठाया मुद्दा कि खाद की समस्या किसानों को बहुत हो रही है, खास करके DAP का 22-25 हमारे मसूरी विधानसभा के ही बता रहा हूँ 22 से 25 सोसाइटी में खाद की कमी है, यूरिया मिल नहीं रहा है, सुपर फास्फेट ये दे नहीं रहे हैं, सुपर फास्फेट के साथ 2 बोरी यूरिया देना पड़ता है, तो ये सुपर फास्फेट को बैन कर दिए हैं, नहीं दे रहे हैं कि 2 बोरी यूरिया देना पड़ेगा करके। DAP 1 बोरी दे रहे हैं। किसानों में भयंकर नाराज़गी है और लोग यानी लाइन लगे हुए हैं। हमने उसी मुद्दे को लेकर पूरे सभी सदस्यों ने एकजुट होकर सभी ने कहा कि ये गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुख्य एजेंडा तो हमारा ये था कि जैसे हमारे पालन में प्रतिवेदन रहता है उसको जानकारी ठीक से हम लोग को नहीं दिया जाता है। ये जानकारी सिर्फ जो हम लोग क्वेश्चन किए रहते हैं उसी के बारे में हम लोग को लिख के हम लोग को भेज दिया जाता है और भेदभाव किया जा रहा है। और हम लोग अब अभी पूछे हैं कि कैसे हम लोग का जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर हम लोग को ठीक से मिल नहीं पाता है पालन प्रतिवेदन का बोल के। तो सबसे बड़ा हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है कि जो उनके पक्ष वाले हैं उन लोग को
30 लाख 35 लाख उन लोग को फंड मिला है और हम लोग को जो विपक्ष वाले हैं उन लोग को 20 लाख का फंड मिला है। तो हम लोग को अपने क्षेत्र में कार्य करने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिना नंबर की बाइक से खतरनाक स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में कार्रवाई के बाद आरोपी को पुलिस वैन से ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने हथकड़ी पहने हुए मोबाइल से रील बनाई। वीडियो में वह विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहा है और उसने कैप्शन में लिखा, आज जेल कल बेल, परसों फिर वही खेल। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर लोग कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस हिरासत और वैन के अंदर आरोपी के पास मोबाइल कैसे पहुंचा और उसे वीडियो बनाने का मौका कैसे मिला। अब इस मामले में भिलाई पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। रविवार को बिलासपुर पुलिस ने ओडिशा के एक अंतर्राज्यीय चेन स्नैचिंग एवं लूट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई में गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से शहर और आसपास के क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दे रहे थे। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किराएदारों का सत्यापन कराने की अपील की है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरोह के सदस्य ओडिशा से बिलासपुर आते थे और स्थानीय सहयोगियों की मदद से शहर में ठहर कर चोरी, चेन स्नैचिंग और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने इस मामले के सामने आने के बाद शहरवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों द्वारा किराए के मकानों का उपयोग छिपने और वारदातों की योजना बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए मकान मालिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एसपी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपना मकान किराए पर देता है तो उसे किराएदार की पूरी पहचान, पता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी अपने पास रखनी चाहिए। साथ ही किराएदार का पुलिस सत्यापन कराना और निर्धारित किराएदार सूचना पत्र भरकर संबंधित थाने में जमा कराना भी आवश्यक है। पुलिस का मानना है कि किराएदारों का नियमित सत्यापन होने से अपराधियों की पहचान आसानी से हो सकेगी और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पुलिस के पास संबंधित व्यक्ति की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इससे न केवल अपराधों पर अंकुश लगने में मदद मिलेगी, बल्कि मकान मालिक भी कानूनी और अन्य परेशानियों से बच सकेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सभी लोग जो लोग किराए पर मकान देते हैं, जिनको भी किराए पर मकान दे रहे हैं, उनकी पूरी स्थिति को समझ लें। वो कौन है, कहां से आए हैं, उनकी डिटेल ले लें, उनके आइडेंटिटी प्रूफ ले लें और इसकी सूचना भी पुलिस को दे दें। और आजकल बहुत आसान है, उसका हम तत्काल वेरीफाई कर लेते हैं। और आपको मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि सभी होटल, रिसोर्ट, आपके जो पीजी हॉस्टल हैं और ऐसे किराएदारों का सत्यापन समाधान ऐप, जो कि आपको इसमें स्मार्टफोन में इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर लें और उसमें वो जानकारी डाल दें, तो आपकी वो संभावना ख़त्म हो जाएगी जिसमें कि आपका इंटेंशन उनके क्राइम के साथ जोड़ के देखा जाए तो वो नहीं रहेगा। जैसे कि कल जो अपराधी है नवीन साहू, जो कि पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, वो अपराधियों को खुद ही बुलाकर अपने आप पनाह देता था और फिर क्राइम कराता था। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।